बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट मैं आपको आज एमडी कैट केमिस्ट्री और ये हमारा जो यूनिट 7 है रिएक्शन काइनेटिक्स, उसका टेस्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरी तमाम बातों को बड़े गौर से सुनना है। इसमें ना अगर आपका स्कोर ना 35 प्लस में है ना तो यकीनन आपकी एफ़र्ट को मैं सल्यूट करता हूँ। लेकिन अगर आपका स्कोर जो है वो 30 से नीचे है तो इसका मतलब है आपकी इस चैप्टर पे, इस यूनिट पे अच्छी ग्रिप नहीं है। मज़ीद ज़रूरत है कि आप इसके मज़ीद प्रिपेयर करें। स्टूडेंट पहले हमारे पास बात आई इन अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब है फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज़ डी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन मेकअप। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि बाद आपके पास ऐसे MCQs आएंगे जो किसी टर्म की या किसी लॉ या प्रिंसिपल, किसी टर्म की डेफिनीशन होगी या किसी लॉ या प्रिंसिपल की स्टेटमेंट होगी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आया है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनीशन है। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज बी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स फॉर एनी रिएक्शन। स्टूडेंट मैं ना आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। लेक्चर में मैं वो डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। और वो क्या है? वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बड़ी तेज़ी से मेरी बातों को सुनना है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में हम क्या पढ़ते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन अफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एनर्जी। ये बड़ी खूबसूरत सी और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि अफेक्टिव कोलिजन के लिए दरकार मिनिमम एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और EA से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ना ये जो डेफिनेशन है या इस डेफिनेशन से जुड़ी हुई और बातें ज़रा मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। मैं दोबारा आपको ना इसको समझाने से पहले बताता चलूँ कि मेरा मकसद अपने बच्चे जो हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे लिए एक कीमती असासा हैं, आप लोग जो हैं, मेरा सिर्फ मकसद है कि मैं आपको एंटी टेस्ट में सिखाऊं, पढ़ाऊं ना, ताकि आप वो चीज़ें खुद भी सीखें और आगे भी लोगों को समझा सकें। अब हम क्या जानना चाहते हैं? हम पढ़ना चाहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये क्या है और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इससे जुड़े हुए मुख्तलिफ MCQs। पहली बात, स्टूडेंट जब कोई रिएक्शन होता है ना, यानी फ़र्ज़ किया A+B गोज़ टू प्रोडक्ट, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में मिक्स होकर, ये मिक्सिंग इनकी हुई और ये मिक्सिंग जो है ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस। तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो होमोजीनियसली मिक्स होकर एक आपके पास ये मिक्सचर बना देते हैं। सपोज दिस इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर, जीनियस मिक्सचर। ये किसका होमोजीनियस मिक्सचर है? ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का है। ऑल दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं। पहली बात हो गई कि केमिकल रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल मिक्स होकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। अब इस होमोजीनियस मिक्सचर में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और वो कोलिजन जो है, वो कोलिजन 2 किस्म की होती है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की जो कोलिजन है वो 2 किस्म की है। एक को हम कहते हैं इनअफेक्टिव कोलिजन, एक को हम कहते हैं अफेक्टिव कोलिजन। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल 2 किस्म की कोलिजन उसमें होती है। एक हो गई इनअफेक्टिव कोलिजन, इनअफेक्टिव मीन बेसूद, इनअफेक्टिव मीन बेफ़ायदा, और दूसरी क्या हुई? अफेक्टिव यानी फ़ायदामंद। ये 2 किस्म की कोलिजन होती है। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में इनअफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं ना तो नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसका मतलब हुआ इसमें प्रोडक्ट नहीं बनेगा। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल, ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल कोलिजन हुई, ये जैसे ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलिजन हुई, ये कोलिजन हुई,
और कुलयन के बाद वही रिएक्टेंट का मालिक्यूल, वही रिएक्टेंट का मालिक्यूल, यानी कुलयन के बाद रिएक्टेंट के मालिक्यूल बाउंस बैक हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। इसका मतलब है इनअफेक्टिव कुलयन के नतीजे में प्रोडक्ट नहीं बनता, इसलिए हम इसे कहते हैं बेसूद। दूसरी आ गई अफेक्टिव कुलयन। ये रिएक्टेंट का मालिक्यूल, ये रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स आपस में ये कुलयन हुई है। अब कुलयन के नतीजे में ये आपके पास प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना। ऐसी कुलयन जिसके नतीजे में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, ऐसी कुलयन को हम कहते हैं अफेक्टिव कुलयन। ऐसी कुलयन को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं अफेक्टिव कुलयन। अब एक बात आ गई बड़ी खूबसूरत, वही हमारी मेन डिस्कशन है, और वो क्या बोला कि अफेक्टिव कुलयन जो मेरे पास है ना, अफेक्टिव कुलयन और अफेक्टिव कुलयंस के लिए, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन दरकार हैं, यानी व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर अफेक्टिव कुलयन। तो बेटा जी अफेक्टिव कुलयन के लिए ना बुनियादी तौर पर पहली कंडीशन ये है, नंबर 1, जब रिएक्टेंट मालिक्यूल कोलाइड करें, ये रिएक्टेंट का मालिक्यूल, ये रिएक्टेंट का मालिक्यूल, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो अफेक्टिव कुलयन के लिए पहली कंडीशन कि जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं ना, दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी रखता है। अब अफेक्टिव कुलयन के लिए लाजमी है कि इन मालिक्यूल्स के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ कुछ मिनिमम एडिशनल एनर्जी भी होनी चाहिए, एडिशनल एनर्जी। और वो जो मिनिमम एडिशनल एनर्जी है ना, उसे मैं कहता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका मतलब है जब तक इन मालिक्यूल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं होगी, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी, इनकी कुलयन को मैं अफेक्टिव नहीं कह सकता। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये मालिक्यूल आपस में कोलाइड करें, दे मस्ट कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब जब ये आपस में टकराएं, इनके वो मालिक्यूल्स के वो एटम आपस में टकराएं जिनके दरमियान नया बॉन्ड बनना है। अगर कुलयन के वक्त दोनों मालिक्यूल्स के, रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स के वो एटम अगर आपस में टकराएंगे ना जिनके दरमियान नया बॉन्ड नहीं बनना, तो इसका मतलब है मैं कहूँगा वो प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड नहीं किए। ये जो दो है ना, दीज आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर अफेक्टिव कुलयन के लिए। अब एक और भी बात एक ये ज़हन में रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी कह लो या नंबर कह लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कुलयन। इसका मतलब है जितनी अफेक्टिव कुलयन की तादाद ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, तेज़ी से होगा। एक तो ये बात आपके ज़हन में बैठे। अब आगे बढ़ो, मैं इसी बात को एक और अंदाज में आपके सामने लाता हूँ। मेरे बच्चे, ये आपके पास रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स हैं A2 + B2। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले, ये याद रखना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले वो एक ट्रांजिशन स्टेट में से गुजरता है। उस ट्रांजिशन स्टेट को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि ये आपके पास रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले वो एक ट्रांजिशन ट्रांजिशन स्टेट से गुजरता है और फिर वो प्रोडक्ट में, उस ट्रांजिशन स्टेट का नाम है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। ये मेरी बात को ज़हन में रखना है। जब मैं कहता हूँ ना रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, यानी रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा तो उसमें 3 चीज़ें हैं, रिएक्टेंट्स, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स एंड देन द प्रोडक्ट। अब आओ, ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स क्या चीज़ है? रिएक्टेंट को तो बनाया, हमें प्रोडक्ट का भी हमें पता चल गया। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है ना, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, बेटा जी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के बारे में कुछ बातें मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बताऊँ। पहली तो बात ये है कि ये जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है ना, ये शॉर्ट लिव्ड स्टेट बहुत कम वक्त के लिए बनती है, बहुत कम वक्त के लिए, यानी बनती ज़रूर है लेकिन बहुत कम वक्त के लिए। और दूसरी बात अगर आप ज़हन में रखो ना, मैं अगर आपको ग्राफ शो करवाऊँ ना,
तो ग्राफ में अगर आप देखोगे ना, ग्राफ में ये आपके पास रिएक्टेंट, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। ये जो ग्राफ मैं आपको शो करवा रहा हूँ ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा जी इस ग्राफ को देखो, ये आपके पास रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स है। अब इन्होंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ना ये हिल हाइट को पास करते हैं, पहाड़ी की चोटी को क्रॉस करते हैं। व्हेन दे आर एट द टॉप ऑफ द हिल हाइट, बिल्कुल टॉप में होते हैं, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज TS। और इस ट्रांजिशन स्टेट को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब भाई एनर्जी के लिहाज से देखो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जेन में रखना एक्सो है। एक्सो में रिएक्टेंट की ये एनर्जी, रिएक्टेंट की ये एनर्जी, प्रोडक्ट की ये एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ये एनर्जी। अब मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मैं ये अक्सर आपसे बात करता हूँ, अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज़्यादा है, अगर एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा है रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट से भी, तो इसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। मैंने क्या कहा आपसे कि ये आपके पास शॉर्ट लिव्ड है, हाईली अनस्टेबल स्टेट, अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने की वजह से इट इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव, इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। और आखिरी बात, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, अभी हमने बात की, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, वो यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज़्यादा होती है, ये उनसे ऊपर बनता है। इसके बाद ना मैं यही बात एक और अंदाज में, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से रेलिवेंट मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर कर ली। बेटा जी एक और बात, बड़ी खूबसूरत बात, वो भला क्या? ये एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, ये दूसरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, यानी ये लिखा हुआ है O2, ये H2, ये भी H2, यानी 2H2 + O2 की हम बात कर रहे हैं। अब ये सारे रिएक्टेंट्स। अब मैंने क्या कहा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले, ये प्रोडक्ट है, यानी रिएक्शन हमारे पास क्या है? 2H2 + O2 गोज़ टू 2H2O। अब ये रिएक्टेंट्स है, ये इधर है, ये प्रोडक्ट है, ये इधर है, लेकिन मैं इस स्टेट की बात कर रहा हूँ, इस स्टेट की बात। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले इस स्टेट से गुजरते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बेटा जी ये रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल है, ये रिएक्टेंट का एक और मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ताकि कोलिजन हो और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अब ना ड्यू टू देयर मोशन दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और हम कहते हैं कि हम इनको ना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं, और इसका मतलब है इनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी है। अब ये जब कोलाइड करते हैं, बिल्कुल कोलिजन के करीब आते हैं, जस्ट टू कोलाइड, बिल्कुल कोलाइड करने वाले होते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बिल्कुल कोलाइड करने वाले हैं, दे स्टॉप फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए रुकते हैं, टकराने से पहले एक लम्हे के लिए रुकते हैं। जब लम्हे के लिए रुक गए तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0, और वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल। और इसका मतलब है इस पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। अब ये वाली स्टेट जो है, अब दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, काइनेटिक एनर्जी 0 और इस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती? मैक्सिमम। अब अगर इनकी कोलिजन अफेक्टिव होगी तो इट विल कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, अगर ये इनअफेक्टिव होगी तो इट विल बाउंस बैक और ये रिएक्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है। बेटा जी ये मैंने आपको ना ये बताया। अब इसमें ना आप कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहाँ पे है? यहाँ से लेकर हिल हाइट तक ये जो एनर्जी होती है इसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और यहाँ से प्रोडक्ट तक ये जो एनर्जी होती है ना, इसे हम कहते हैं डेल्टा H। मैं दोबारा बताता चलूँ, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में चले गए, अब इनमें जो कोलिजन अगर अफेक्टिव होगी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर कोलिजन इनअफेक्टिव होगी तो दे विल बाउंस बैक और दोबारा किस में चले जाएंगे? रिएक्टेंट में।
और अफेक्टिव कोलिजन की मैंने दो कंडीशन बताई, एक तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होनी चाहिए और दूसरा वो प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करें। स्टूडेंट मेरे पास दो चीज़ें आ गई। अब ये जो सारी मैं बातें करूँगा ना, ये वो तमाम MCQs हैं जो हमें MD कैट में चाहिए, ये तमाम MCQs हैं, ज़रा गौर से सुनना। मैं ना यही जो ग्राफ आपके सामने था ना, ये मैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों के लिए बनाता हूँ। बेटा जी ये वाला जो है ना, ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्टेंट हाई एनर्जी पे हैं, प्रोडक्ट लो एनर्जी पे हैं, और ये हो गया एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। यहाँ से यहाँ तक जो है ना, दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये जो सारे का सारा जो ग्राफ है ना, ये आपके ज़हन के अंदर नक्श हो जाना चाहिए। इस ग्राफ से रेलिवेंट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी बात, दिस इज़ फॉर द एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स लो एनर्जी पे होते हैं और प्रोडक्ट हाई एनर्जी पे होते हैं। साफ ज़रा है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस हिल हाइट को क्रॉस करना पड़ता है। अब यहाँ पे ना दो तीन बातें। पहली बात, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तवज्जो कुछ देर के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे रखें। मैं एक बात आपको समझाऊंगा दोबारा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप देखोगे ना, तो ये रिएक्शन अगर आप यूं जाएंगे ना, तो ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड हो गया। A + B गोज़ टू प्रोडक्ट और डेल्टा H आ गया नेगेटिव, ये हो गया एक्सो। ये A + B है रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट P है। अब अगर आप फॉरवर्ड जाएंगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपके पास ये बनेगी, ये इतनी, ये दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ये मैं एक्सोथर्मिक की बात कर रहा हूँ, बार बार ये दिल में रखना। अब दूसरी तरफ, अब यही वापस आता है, अब आप वापस यहाँ पे आए, अब आप यूँ आ रहे हैं, ये वापस आ रहे हैं, यानी अब प्रोडक्ट गोज़ टू A + B। अब अगर वो पहले वाला एक्सो था तो अब ये क्या होगा, एंडो होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा जी जब ये रिएक्शन रिवर्स होगा, जो मैंने ये ग्रीन से शो किया, अब इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी, ये इसको थोड़ा सा ना ऊपर ही लेके आना है, बिल्कुल वही। अब इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ से यहाँ तक आएगी, यहाँ तक, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये जो ऊपर वाला था ना, ये वाला, इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, और ये वाला जो है, ये उसी का जो रिवर्स है, उसी का जो बैक है, रिवर्स है, इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, ज़्यादा। तो हम भला क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक्सो, ये फॉरवर्ड जाएंगे तो इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, और जब आप इसमें रिवर्स आएंगे तो इसकी एनर्जी, ये जो मैंने बात बोली है ना, दिस इज़ द MCQ। लेकिन याद रखो, फॉरवर्ड जाएं तो फिर भी डेल्टा H वही है जो रिवर्स का है, यानी आप इसमें कहो कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो चेंज होती है, लेकिन दोनों केसेस में डेल्टा H वैल्यू क्या है, वो सेम है। यही जो मैंने बात की, अगर आपको समझ आई है, यही बात आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट ये थे हमारे पास, ये जो मैंने ऊपर बातें की ना, इससे रेलिवेंट आपके पास बहुत सारे MCQ, जिनमें से कुछ मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। अब ज़रा दोबारा आइएगा इस पे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो अभी हमने पढ़ा है, फॉर एनी रिएक्शन ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट। मैं दोबारा आपको बताऊंगा, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से हमेशा, प्रोडक्ट तो ये हो गया ना, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे, ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा। ये तो मैंने एंडो की बात की है, ये प्रोडक्ट है, ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है, तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या है, ज़्यादा। एक्सो में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एंडो में भी ज़्यादा है, दोनों बातें आ गई। स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं, इसमें ये क्वेश्चन आंसर आ गया। विद इंक्रीज ऑफ इन टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर, तो अगर टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमने कहा नहीं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ज़रा आपने बात क्या करनी है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ती है, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एक्टिवेशन एनर्जी, यानी वो मॉलिक्यूल जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, उनकी तादाद, उनकी परसेंटेज बढ़ती जाती है। मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बढ़ती, बल्कि उनकी तादाद बढ़ती जाती है।
द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। आर्हीनियस इक्वेशन बेटा जी के ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी, दिस इज द आर्हीनियस इक्वेशन। अब ना ज़रा इसमें एक पॉइंट समझना है, व्हाट इज़ के। मैं पीछे आपको बताया हूँ कि के को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ये मैंने लेक्चर में आपको समझाया था। और मैंने एक और भी बात की थी कि के दैट इज कल टू रेट ऑफ रिएक्शन। कब? जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी में होगी, तो फिर ये रेट को हम के को हम रेट कहेंगे। मैं कुछ देर के लिए के को रेट ही बोलता हूँ। अगर आप इस रेट का यानी के का टेम्परेचर से करवाएंगे ना, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये नेगेटिव साइन जो है ना, वो इस जो डिनोमिनेटर में टेम्परेचर है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देता है। तो रेट का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है ये हमें कौन बताता है? आर्हीनियस इक्वेशन बताती है। तो आर्हीनियस इक्वेशन विच ऑफ दीज इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन सी चीज़ है? यही है ना, अभी मैंने आपको बताया तो है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुलेयन फ्रीक्वेंसी ऑफ मालिक्यूल, यानी मालिक्यूल की जो अफेक्टिव कुलेयन कितनी ज़्यादा, जितनी अफेक्टिव कुलेयन ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज द रेट कांस्टेंट के ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रेट कांस्टेंट आ गया, ये के की वैल्यू आ गई। इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपने वो रिलेशन नहीं पढ़ा, रेट दैट इज कल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये अब बेटा जी आपने रेट मालूम करना है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, हमें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, रेट हम जानना चाहते हैं। तो के की वैल्यू उसने दी है 2 × 10⁻⁻5 और इनिशियल कंसंट्रेशन की भी है 0.2। ये जो 0.2 मोलर आ गया ना, मोलर को हम कहते हैं मोल पर DM³, ये कंसंट्रेशन ही दी हुई है। तो आप इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करें। अब इसको कैलकुलेट कर, 2 2 ज़ार 4, तो ये एक माइनस हो गया, तो ये बना 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और, द रेट ला इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन इज गिवन, ये आपके पास आ गया। इफ़ KI इज टेकन इन एक्सेस, अब अगर वो रिएक्टेंट जो एक्सेस में होगा उसको हम रेट इक्वेशन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती। तो अगर ये स्किप हो गया, KI स्किप हो गया, तो फिर हमारे पास ये बचा, इसके ऊपर 1 है, तो आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर आएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट्स, ये ΔC/ΔT, ये क्या होता है? दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा जी ये आपके पास आंसर आ गया। द यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये इसमें बहस वाली बात ही नहीं, पर सेकंड। केमिकल काइनेटिक्स डील विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बेटा जी केमिकल काइनेटिक्स का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से कोई तल्लक नहीं होता। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन इज जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता? ना तो मटेरियल ऑफ द वेसल पे डिपेंड करता है, ना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे। इन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं वो 6 फैक्टर हमने लेक्चर में पढ़े हैं, उनमें ये दोनों शामिल नहीं हैं। क्वेश्चन 13, हाफ लाइफ ऑफ अ डैश रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा फिर आपको समझाऊंगा ताकि आप इस बात को पिक कर पाएँ। बेटा जी हाफ लाइफ का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्या ताल्लुक है? मेरे पास जो रिलेशन है ना वो है कि T1/2 n goes inversely proportional to a raised power 1 minus n, n minus 1, 1 लेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये n minus 1, ये मेरे पास रिलेशन आ गया। ये मैं आपको ना जब ये लेक्चर दे रहा था ना तो याद करो, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि a रेज पावर n minus 1, ये आपके पास आ गया। तो अब अगर आप ज़ीरो ऑर्डर की बात करें तो n की वैल्यू आ गई 0, अगर n की जगह पे 0 लिखोगे 0, तो ये आपके पास जो है ना ये आ जाएगा T1/2 ज़ीरो ऑर्डर और ये प्रोपोर्शनल टू a आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये कैसे आया? n की जगह पे 0 लिखोगे a minus 1 ऊपर जाके a हो जाएगा। और अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करो, फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे 1 लिखूँगा तो ये हो जाएगा T1/2 n
एन अब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हो गया, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। डज नॉट डिपेंड अपॉन ए, ये ए पे डिपेंड ही नहीं करेगा। एन इजकल टू 2 ले लो सेकंड ऑर्डर। अब यहाँ पे 2 पुट करो, एन की जगह पे 2 पुट करो। जब 2 माइनस 1 दैट इजकल टू 1, तो इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर के लिए T1/2 सेकंड और प्रोपोर्शनल टू, और ये ए आ जाएगा। और अगर थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो फिर आपके पास T1/2 ये n 3 प्रोपोर्शनल टू a रेज पावर a का स्क्वायर 1 ओवर a का स्क्वायर। ये n की जगह पे आपने क्या पुट किया 3 माइनस 1 दैट इज टू 2, तो ये आपके पास 2 आ गया। ये थर्ड ऑर्डर की बात है। अच्छा, अब उसने कैसे इसको लिखा हुआ है, उसने ये इसको ऊपर ले जाके ना T1/2 3 यानी थर्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू a -2, साथ ज़रा जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस तरह उसने ना डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। तो हाफ लाइफ ऑफ डैश रिएक्शन इज इनवर्सली रिलेशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनवर्स रिलेशन वो सेकंड ऑर्डर का आता है, इनवर्स, तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर आएगा। मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलेकुलरिटी या 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है। जो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, वो नेगेटिव हो सकता है, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और सोडो भी हो सकता है। ये मोलेकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको फ़र्क आना चाहिए। विच ऑफ दीज कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बाकी चीज़ों वो अफेक्ट करती हैं। व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर टू रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम H2 मॉलिक्यूल बना और इनके दरमियान बॉन्ड बना, और जब बॉन्ड बनता है तो ये स्टेबिलिटी गेन करता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर रिएक्शन, तो बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि कुलयन होनी चाहिए, कुलयन के लिए वी नीड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और साथ ही साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो साफ ज़रा डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ये कंडीशन नहीं है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट टी के बारे में मैंने आपको समझाया था ना कि टेम्परेचर जो है ना वो 2 चीज़ों को अफेक्ट करता है, एक Kc को और एक K को, ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है। द कैटलिस्ट इन विच द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर इन द सेम फेज, ऐसे कटालसिस को द कटालसिस इन द विच द कैटलिस्ट, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस कटालसिस। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, अगर 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल से होगा तो वो एवरेज होगा, और द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल z इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस। हाउ विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ द स्लोप ऑफ द कर्व इज़ ग्रेटर नियर द, अब आपको पता है ना कि जब हम वो कर्व बनाते हैं हम टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ लेते हैं। जब हम टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ लेते हैं ना तो बेटा जी ये मेरे पास इस तरह ये ग्राफ आता है। अब अगर आप शुरू में देखेंगे ना एट वेरी स्टार्ट यहाँ पे, तो स्लोप बहुत ज़्यादा है, द स्लोप ऑफ कर्व इज़ ग्रेटर, और आपको पता है ना दिस इज़ द इनिशियल स्टेट ऑफ द रिएक्शन, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी हाई, बहुत ग्रेट होता है, ज़्यादा होता है। रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन मोर देन 1 स्टेप, तो वो एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, उसमें कुछ स्लो स्टेप होंगे, कुछ फास्ट स्टेप होगा। जो स्लो स्टेप होगा उसे हम रेट डिटर्मिनिंग, इसका मतलब है ये सारी की सारी बातें ठीक लिखी हुई हैं। व्हाट इज़ द ओवरऑल आर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, बेटे जी ओवरऑल आर्डर लेना है ना, इसका एक्सपोनेंट 1, इसका एक्सपोनेंट 1, अब 1 + 1 क्या आ गया 2, तो ओवरऑल आर्डर इसका 2 है। और अगर कहते हैं ना कि हाइड्रोजन के लिहाज से बताओ तो वो 1 है, अगर कहते हैं ना NO2 के लिहाज से आर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ तो वो भी 1 है, लेकिन जब वो कहते हैं ना ओवरऑल तो फिर आपके पास 2 आ गया। ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन चेंज एंड टाइम, अगर आप ग्राफ प्लॉट करें ना ये आपको सीखना होगा, ये आपने याद करना है। अगर आप एक ग्राफ लें ना, ग्राफ में आप 2 चीज़ें ले लें। ग्राफ में एक तो आप इधर ले लो टाइम, इधर ले लो कंसंट्रेशन। बेटा जी अगर आप 0 ऑर्डर के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, 0 ऑर्डर के लिए, तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती है। ये 0 ऑर्डर के लिए कह रहा हूँ, ये है 0 ऑर्डर रिएक्शन उसके लिए, तो ये आपके पास लाइन आती है। तो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज स्ट्रेट लाइन। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, आई मीन के की बात हो रही है, ऑफ रिएक्शन, ये उसकी वैल्यू आ गई। और आपको पता है ये जो यूनिट्स के हैं ये किसकी तरफ इशारा करता है, 0 ऑर्डर के लिए।
केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म, फैक्टर अफेक्टिंग, ये उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा है ऑल ऑफ दीज. वी हैव द क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस ऑफ R3CBr प्रोसीड इन 2 स्टेप. ये स्लो, ये फास्ट. और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट इक्वेशन. मेरी बात याद रखना, हमेशा याद रखना. आपके बड़े सवाल आते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा इसका ऑर्डर क्या है, तो मैं कहता हूँ रेट इक्वेशन लिखो. आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा रेट इक्वेशन कैसे. जब आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए, आपने फोकस करना है स्लो स्टेप को. स्लो स्टेप इज आल्सो कॉल्ड द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. आप इसको देखना है बेटा जी. स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट होता है ना, अलॉन्ग विद इट्स नंबर ऑफ मोल्स, उसको आप ना रेट इक्वेशन बना देते हैं. अगर यहाँ इसके 2 मोल्स लिखे होते ना, तो आपने इसका एक्सपोनेंट 2 लेना था. अगर यहाँ इसके 3 मोल्स लिखे होते तो आपने रेट इक्वेशन में इसका एक्सपोनेंट 3 लेना था. लेकिन यहाँ पे 1 मोल है, तो आप एक्सपोनेंट में क्या लोगे, 1. और 1 का मतलब है इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट. तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एथानोएट. ये एस्टर है. इथाइल एथानोएट एक एस्टर है. इसकी हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्शन करवाया. दिस हाइड्रोलिसिस कैरी आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. हेयर सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है. एंड रिएक्शन इज सोडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि वाटर इज ए लार्ज एक्सेस. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. मैंने कहा वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन हैज़ फ्रैक्शनल ऑर्डर. ये आपने पढ़ा हुआ है फ्रैक्शनल ऑर्डर. यानी क्लोरोफॉर्म ले लो, CHCl3, क्लोरीन से रिएक्शन करवाओ, आपके पास CCl4 बनेगा और साथ HCl बनेगा. अगर आप इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे, ये पहले बताया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ CH, कंसंट्रेशन ऑफ CHCl3 इसके ऊपर 1 और क्लोरीन के ऊपर हम हाफ लेते हैं 1/2. तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होएगा वो 1.5 या जिसे 1.5 कहते हैं, फ्रैक्शन ऑर्डर. क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा जी. व्हाट इज द हाफ लाइफ टाइम फॉर अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इफ 75% ऑफ एनी गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इन 100 मिनट्स. 75%. देखो आपने लिया 1 मोल, ये हो गया 0.5 रह गया, फिर ये 0.25 रह गया. जब ये 5 रह गया ना, 0.5 रह गया, तो इसका मतलब है 50% जो है ना वो जो है डिसइंटीग्रेट हो गया. और जब 0.5 रह गया तो इसका मतलब है 75% डिसइंटीग्रेट हो गया. तो कितनी हाफ लाइफ के बाद, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ. इसका मतलब है इसकी कितनी हाफ लाइफ है, T1/2 कितनी हाफ लाइफ है, 2 हाफ लाइफ है. टोटल टाइम कितना, 100 मिनट. अब टोटल टाइम को नंबर ऑफ हाफ लाइफ पर डिवाइड करें तो आंसर आ गया 50 मिनट. तो इसका मतलब है दिस इज द हाफ लाइफ. आगे बढ़े. ये रिएक्शन है 2A + B प्रोडक्ट. अब आप इसको देख लो. A की कंसंट्रेशन 2 मोलर, B की कंसंट्रेशन 2. रेट ऑफ रिएक्शन उसने बता दिया इतना है रेट ऑफ रिएक्शन. रेट कांस्टेंट बताओ बेटा जी. रेट दैट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B. ये आपके पास आ गया. A के 2 मोल हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर आ गया. अब क्या करना है, आपको K चाहिए ना. वो कहता K बताएं, रेट कांस्टेंट बताएं, इसकी वैल्यू बताएं, K बताएं क्या है. तो K चाहिए, तो ये आ गया रेट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ B. रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 16 मोल पर DM को. 16 ओवर A की कंसंट्रेशन 2, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो 2 और ये 2 आ गया. तो 16 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8. ये कट करोगे तो आपके पास क्या आ गया, 2. तो आंसर आपके पास 2 आ गया. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. गलत कौन सी है, गलत. तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट इंडिपेंडेंट ऑफ आर्डर, ठीक है. के यूनिट आर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन रेट का यूनिट मोल पर DM³ पर सेकंड है, उसका आर्डर ऑफ रिएक्शन से कोई ताल्लुक नहीं. रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. यस. द स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग. यस. द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज फॉर 0 ऑर्डर. ये फर्स्ट ऑर्डर के हैं, 0 के नहीं हैं. ये इसका मतलब है इनकरेक्ट स्टेटमेंट और ये हमारा आंसर है. हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज रिलेटेड टू. अभी मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड ऑर्डर है ना, थर्ड ऑर्डर, इसकी हाफ लाइफ ये आती है. तो आपके पास इसका आंसर जो है ना बेटा जी वो D है. द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज 75 किलो जॉल पर मोल.
and of reverse is 50, what will be the enthalpy change for the reaction? फॉरवर्ड की 75, रिवर्स की 50। तो ये ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद रखना, जो एक्सो होता है ना, एक्सोथर्मिक, इसमें जो फॉरवर्ड होता है ना, फॉरवर्ड, उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होती है। और जो रिवर्स है, रिवर्स, उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो कम होती है। ये अभी मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया। और अगर मैं इस बात को बुनियाद बनाऊं, जो अभी है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सो। अब ना फॉरवर्ड जाएंगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आई एम सॉरी, हमने इसको थोड़ा सा उल्ट बोल दिया कि फॉरवर्ड की कम होती है एक्सो में, फॉरवर्ड की कम है और रिवर्स की ज़्यादा है। तो अगर फॉरवर्ड की ज़्यादा है, ये फॉरवर्ड, और रिवर्स की कम है, तो दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये ज़रा ना इसमें काइंडली क्लैरिटी। तो आप सिर्फ क्या करोगे, आप 75 को इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास ये ए आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ द करेक्ट रेट इक्वेशन डेड्यूस फ्रॉम द डाटा इन द टेबल? ज़रा देखना, मैं ना रेट इक्वेशन लेना चाहता हूँ। आपके पास डाटा आ गया, डाटा क्या कहता है, अगर x की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखे 0.1, y की कंसंट्रेशन डबल करें, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, तो इसका मतलब है y के ऊपर आप 1 लिखेंगे। अगली बात, अगर आप y की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखें 0.1, यहाँ भी 0.1 कांस्टेंट, और आप एक x की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, ये 0.1 से बढ़ा के 0.2, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। इसका मतलब है x के ऊपर भी 1, y के ऊपर भी 1, दोनों के ऊपर 1। और जब ये आएगा तो आपके पास ये रेट इक्वेशन बनेगी। 36, फॉर अ रिएक्शन 2x + y goes to m + n, द रेट लॉ ये दिया गया है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ y इज कांस्टेंट, y की कंसंट्रेशन को आपने कांस्टेंट रखा, नहीं छेड़ा, एंड x इज ट्रिपल, यहाँ x की जगह पे ट्रिपल लिख दो, तो 3 का स्क्वायर कर दो, तो 3 3 क्या बन जाएगा, 9, तो 9 टाइम रेट बढ़ जाएगा। फॉर द रिएक्शन S + T गोज टू प्रोडक्ट इफ T इज टेकन एक्सेस, T को आप एक्सेस में लो, ये जब एक्सेस में लोगे तो इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन चेंज है, देन इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोडो फर्स्ट। सोडो फर्स्ट में मैं क्या कहता हूँ कि आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं, आप समझते हैं कि इसका आर्डर एटलीस्ट सेकंड तो होगा, लेकिन एक एक्सेस में है और उसका आर्डर फर्स्ट आता है, ऐसे फर्स्ट को हम कहते हैं सोडो फर्स्ट। ये मैंने अपने लेक्चर में बोला हुआ है। 38, द रेट ऑफ डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये वाई आइसोटोप डिक्रीजेस फ्रॉम 200 काउंट्स पर CPM टू 25। देखो आप पहले ना आगे बढ़ने के बजाय एक बात को सुनो, 200 से 100, 100 से 50, 50 से 25। अब टोटल हाफ लाइफ गिन लो, 1 2 3, तो यहाँ पे हाफ लाइफ आपके पास आ गई 3। टाइम कितना दे रहा है, 24। अब आपने क्या करना है, 24 टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये आ गया 8। तो इसका मतलब है व्हाट इज द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ विल बी 8 आवर्स। द रेट इक्वेशन ऑफ द ये रिएक्शन, ये उसकी रेट इक्वेशन आ गई, ये रेट इक्वेशन x0 है ना, इसका मतलब है ये 0 हो गया, 1 हो गया, 1 0 तो नहीं 1 हो गया। अब इसको देखो, इफ द प्रेशर इन द रिएक्शन वेसल, गैस है ना, गैसियस मिक्सचर है, तो पार्शियल प्रेशर लेंगे। अगर आप प्रेशर को डबल करते हैं, यानी यहाँ पे 2 की जगह पे y की जगह पे कंसंट्रेशन y की जगह डबल कर दो, 2 कर दो, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, और 4 को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रलप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये अक्सर मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो है ना एग्जाम्पल, दिस इज द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस द फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यूजुअली द फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर 0 ऑर्डर रिएक्शन। कैलकुलेट द आर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग, इसका आर्डर ले रहे हैं। अब ज़रा देखना, अगर आप L की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं 0.2 और W2 की कंसंट्रेशन डबल करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रेट दैट इज इक्वल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ W2, ये आपके पास आ गया 1। कंसंट्रेशन इसकी डबल की, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, तो आप 1 लिखेंगे। अब अगली बात, अब आप काम क्या करो, अब आप ना W2 की कंसंट्रेशन को सेम लो, 0.2 है। अब आप
इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दो, 0.2 से 0.4। अब रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2 टाइम बढ़ जाएगा। तो मैं इसके ऊपर लिखूंगा एल के ऊपर लिखूंगा 2, तो 2 + 1 3, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपका हुआ है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम, ये 7-10 मिलियन ईयर्स है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ यूरेनियम लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ। बेटा जी, अगर आप 1 kg लेते हैं यानी 1000 ग्राम लेते हैं, 1000 ग्राम, एक हाफ लाइफ के बाद 500 ग्राम रह जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 250 ग्राम रह जाएगा, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 125 ग्राम रह जाएगा, तो ये 125 ग्राम। मेथड इज यूज टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द रिएक्शन इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग कायरल कार्बन, तो ऑप्टिकल रोटेशन। ये कुछ फिजिकल मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स जिसके ज़रिए आप रेट ऑफ रिएक्शन को, वो 5 हमारी बुक्स में दिए होंगे, उनको याद रखना है। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, गलत कौन सा है। एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट, इट इज़ ओके। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक, येस। एंजाइम कैन बी crystallized, they can be converted into crystals, yes. एंजाइम कैन रेजिस्ट अ रेडिएशन, नो। रेडिएशन जब एंजाइम पे पड़ती हैं तो वो एंजाइम को डिस्ट्रॉय, उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, तो दिस वन इज़ द व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज़ वेरी हाई। याद रखना। तो आगे वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट, याद रखना अगर पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी तो मैं आपको ना जो बात समझाना चाहता हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी एक्टिवेशन जितनी ये ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी ज़्यादा होगी। और मेरे बच्चे, जितनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होगी ना, एनर्जी, आखिरी बात बड़ी सोने के पानी से लिखने वाली, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होगी, हाई होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, कम होगा। ये हमारे पास स्टूडेंट, ये था हमारा इस लेक्चर की डिस्कशन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए, अल्लाह ताला की ज़ात हम सब से खुश हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।